Welcome students, I am with you again with your part 2 of the electricity left out portion, and in this video we are going to learn about power and Joule's law of heating and commercial unit and some uses of Joule's law of heating and few numericals. Okay, stay with me. Before starting, I want to give a advice, or I sincerely request you, please go through the first video first, and then only you will be able to make out the sense of this video, because we are going to use the previous concept which we covered in the first video. चलो start करते हैं. What is power? Okay. If I am asking one student to fetch some article from 100 meter distance, if I ask two students, अगर एक स्टूडेंट उसमें से 15 सेकंड में आता है और दूसरा स्टूडेंट उसी आर्टिकल को लेकर 20 सेकंड में आता है, द क्वेश्चन अराइज, हु इज मोर पावरफुल? ओके, वर्क डन की जब बात होगी तो दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क किया है, बट जब पावर की बात आएगी, द स्टूडेंट रीच्ड इन लेस टाइम इज मोर पावरफुल. फ्रॉम दिस वी कैन मेक आउट दैट अ पावर इज नथिंग बट अ रेट ऑफ डूइंग वर्क. अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पावर, डेफिनेशन ऑफ पावर, power is rate of doing work. Before going to other concept, you should be well acquainted with the definition of voltage, which we have covered in a previous video, that is work done by a unit charge to bring unit charge from one place to another place. That was there. And again, V is equal to IR, that was Ohm's law. And definition of electric current was charge upon time. कितनी अमाउंट में, एक सेकंड में, और इनकी यूनिट्स आपने पिछले वीडियो में सब अच्छे से पढ़ लिया है. इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके, वी कैन से वर्क डन इज पावर इनटू टाइम. फ्रॉम हेयर अगर टाइम जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. और यू कैन डिफाइन जूल, 1 जूल इन टर्म्स ऑफ पावर. 1 जूल इज अ वर्क डन टू पावर यूनिट ऑफ पावर. पहले देखिए, पावर यूनिट ऑफ पावर इज वाट इज नथिंग पर जूल पर सेकेंड. 1 वाट की डेफिनेशन पूछे तो 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड. आपने बहुत सारे अप्लायंसेस पे लिखा हुआ देखा होगा 100 वाट, 200 वाट, 2000 वाट. वहाँ से आप मेक आउट कर सकते हैं. इसका मतलब वो है कि वो 100 वाट वर्क डन कर सकता है विद इन 1 आवर. और किसी अप्लायंस पे आपने देखा होगा जो बहुत एसी है या बहुत बड़े अप्लायंसेस हैं जो बहुत पावर कंज्यूम करते हैं, तो वो इक्वल टाइम में अगर कोई 100 वाट का बल्ब है, 2000 वाट का एसी है, तो यू कैन से सिंपली द एसी विल टेक 20 times एनर्जी इन 1 hour. ओके, यहाँ से चलते हैं. वाट इज जूल पर सेकेंड. आपको यूनिट ध्यान से देखना है. यहाँ पे 1 वाट इज 1, यू कैन से 1 जूल इज 1 वर्क डन, 1 वाट पावर कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड. आप 1 जूल को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को लेते हैं
अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे V, ओके, W इज इक्वल टू फ्रॉम हेयर W इज इक्वल टू V इंटू Q, ओके, यहाँ से ध्यान से समझना। फ्रॉम हेयर वी कैन से वर्क डन इज इक्वल टू योर पोटेंशियल डिफरेंस इंटू योर चार्ज, ओके। Q can be substituted with IT from here, Q can be written as I into T, तो हम यहाँ को Q W is equal to V I और T लिख देते हैं, ओके। यहाँ से अगर हम डिवाइडिंग बोथ साइड विद T कर लें या T को यहाँ ले आएं, डिवाइडिंग बोथ साइड विद T, ये आपके पास मिलेगा। एंड W बाई टी was nothing but a power, W बाई टी कुछ पावर ही था, तो पावर यहाँ से हमारे V इंटू आई, ओके। यहाँ से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आ सकता है। इफ़ यू वांट टू चेक अ पावर ऑफ एनी इक्विपमेंट, कितने, जैसे सोचो आपका AC है जो 2000 वाट का है और उसके ऊपर लिखा हुआ 220 वोल्ट पे काम कर रहा है। अगर आप अपने इलेक्ट्रिक मीटर पे जाके देखोगे तो वो उस टाइम पे कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, तो वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक मीटर में पता लग जाएगा कितने वोल्ट का वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। वो एम्पियर भी वहाँ मीटर में दिखाई देगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन चेक द पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी ऑफ दिस थ्री, आप पावर चेक करना है या पावर पता है और वोल्टेज कितना है आप बता सकते हो, कितने एम्पियर का करंट ड्रॉ होगा, और उसकी अकॉर्डिंगली आप उसके स्विच, आपने देखा होगा 5 एम्पियर के स्विच, 5 एम्पियर की तार, 10 एम्पियर की, आपने AC आपके जो भी पावरफुल अप्लायंसेस हैं, एमर्सन रॉड एंड अदर इक्विपमेंट जो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, वहाँ देखोगे आप बड़े स्विच और उस पर 25 एम्पियर या 10 एम्पियर 15 एम्पियर के लिखा होगा। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ निकल के आती है। देखो ये सब बातें एक एक जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, ये दीज आर द रिजल्ट आउटकम ऑफ दिस एक्सप्रेशंस वी ऑलरेडी डन इन प्रीवियस वीडियो। यहाँ से देखो, इफ विल सब्सटीट्यूट पावर, यहाँ पावर इज इक्वल टू, अगर मैं V को ओम्स लॉ के यहाँ से I इज इक्वल टू R लिख देता हूँ, तो मुझे V को I इंटू R लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे I के साथ मल्टीप्लाई होगा, I स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक और इम्पोर्टेंट, तो ये आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल में कई बार आपके पास करंट गिवन होगा, रेजिस्टेंस गिवन होगा, यू हैव टू यूज फाइंड आउट द पावर और सम टाइम पावर रेजिस्टेंस। तो आपको उस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। सिमिलरली इफ विल यूज दैट पावर इज इक्वल टू V इंटू आई लिखें, V इंटू आई, इसको फिर से चेंज करते हैं। अगर मैं I को सब्सटीट्यूट कर दूं फ्रॉम ओम्स लॉ ओनली, तो आई कैन राइट I इज इक्वल टू V बाई R, तो मुझे यहाँ पे V स्क्वायर बाई R मिलेगा। ठीक है, ये अगर वोल्टेज इज गिवन, और यहाँ से एक न्यूमेरिकल मैं छोटा सा लेता हूँ आपकी और प्रैक्टिकल यूज में भी। सपोज एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और जिस पे स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ 220 वोल्ट एंड 100 वाट सपोज, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर वोल्टेज ड्रॉप होके वो 110 वोल्ट हो जाए तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। जनरली बच्चे सोचते हैं वोल्टेज हाफ होगी तो पावर भी हाफ हो जाएगी, विच इज नॉट करेक्ट आंसर। ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे हमें ये यूज करना पड़ेगा। देखो पावर, आप इसको दो तरीके से इसको न्यूमेरिकल को करते हैं। देखिए ये मेरे ख्याल से आपने इन चीज़ों को नोट डाउन कर लिया होगा, और फिर भी ठीक है, ये तीनों रिजल्ट पावर के। ठीक है, इसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं।
ठीक है, ओके। सिंस द एवरीथिंग इज, यहाँ पे इस तरह से भी ले सकते हो कि रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट ले लें, क्योंकि उस सर्किट में रेजिस्टेंस होगा, कांस्टेंट होगा, पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, पावर वी स्क्वायर। मान लेते हैं ये इस केस में इसकी पावर है P सपोज, और ये इस वोल्टेज को ले लेते हैं V, ठीक है। तो हमारे पास पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहाँ हमारी वोल्टेज होगी V/2। ये है क्विकर अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर कंपटीशन एग्जाम। यहाँ V/2 होगी, और तो हमें पावर यूज़ करनी है, तो पावर न्यू कर सकते हो, पावर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, V/2 का होल स्क्वायर। न्यू पावर जो होगी वो होगी V²/4। एंड ध्यान से देखिए, V²/4 होगी, और हमें पता है पावर V² को हम P लिख सकते हैं, तो हमें P पावर 1 इज इक्वल टू पावर by 4 means new power will be 1/4 of the earlier power. So this bulb will take a power of 25 watt. तो इसकी स्पेसिफिकेशन है, बेशक वो 100 वाट उसके ऊपर लिखा हुआ है, बट दैट वो साथ में 220 वोल्ट भी लिखा हुआ है। इसका मतलब इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे इतनी पावर कंज्यूम करेगा। अगर ये आधा हो जाएगा तो यहाँ सोच सकते हो 1/4 हो जाता है, तो दिस वुड हैव बीन 1/16। ये डबल हो जाएगा तो दिस विल बी 4 टाइम्स। इसलिए अगर सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाएं तो ये हमारी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पावर आना, 220 से ज़्यादा आना, और हमारे दोनों तरफ से नुकसान है कि वो उसमें हमारा अप्लायंस भी ख़राब होने के चांसेस हैं, और हमारी पावर कंज्यूम भी फालतू में करेगा, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए हम स्टेबलाइजर्स और सब लगाते हैं टू मेंटेन दैट 220 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट से कम हो जाएगा तो हमारा वर्क डन भी जो होगा पर यूनिट टाइम वो भी कम हो जाएगा। इसलिए जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो इसलिए लिखे जाते हैं। पर अगर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे ढंग से करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हो। देखिए, आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स इन अ वेरी राइट वे। ध्यान से देखो, अगर हम सोच लेते हैं कि इस सर्किट में अगर 220 पावर इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। हम नॉर्मल इक्वेशन लेके चलते हैं, तो यहाँ पे पावर गिवन है 100 वाट अर्लियर एंड 220 का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई R। फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। 484 हो जाएगा 22 का स्क्वायर, 00 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, 100 से कट जाएगा तो 484 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब हमारा 484 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, हमें रेजिस्टेंस पता लग गया। देखो, हमें क्विकर अप्रोच में हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया था, ओनली वी वेंट थ्रू द रेशियोज ऑफ एवरीथिंग। बट हेयर अगर आप न्यू पावर की बात करें, पावर न्यू और पावर 1, पावर डैश, दैट डिपेंड अपॉन यू हाउ यू मेंशन इन योर एग्जाम। न्यू लिख सकते हो या मॉडिफाइड लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे वोल्टेज इज 110 ओनली नाउ इन द सेकेंड केस एंड रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी 25 वाट, ठीक है। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और इन्हीं चीज़ों पे न्यूमेरिकल आएंगे। अभी आते हैं हम अगले टॉपिक पर, उसी रिजल्ट से आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल लिया हमने, हमारे पास फिर से आपका याद हो जाएगा, पावर हमने निकाली थी V/I, और I की जगह हमने V/R लिख दिया था, तो हमारे पास V²/R, और पावर को हमने इसको V को IR लिख दिया था, हमारे पास I²R। ओके, यहाँ से चलते हैं। अगर मैं दोनों को T से मल्टीप्लाई कर दूँ,
तो हमें पता है पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन। अभी हमने डेफिनेशन ऑफ पावर में पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो हमारे पास वर्क डन हो जाएगा I²RT, और वर्क डन एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट भी जूल, वर्क डन की भी जूल, तो आप कह सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू I²RT। तो यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। ध्यान से समझना कि हमें हीट एनर्जी निकालनी है, वर्क डन निकालना है, तो हमारे पास कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस है और कितने टाइम तक करते हैं। तो इसी इफेक्ट के नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अगर कोई अप्लायंस हमारे पास है ही हीट करने का, हो सकता है हम आयरन यूज़ कर रहे हों और सम सेफ्टी इक्विपमेंट फ्यूज़ में यूज़ कर रहे हों, तो ये हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। ये ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। क्या कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? अगर रेजिस्टेंस एंड टाइम को कांस्टेंट कर लें, हम टाइम भी 1 घंटा मान लेते हैं और रेजिस्टेंस भी सर्किट में बराबर है, तो हमारे पास हीट कितनी आएगी? हीट कह सकते हैं इसको एनर्जी, ऑल दीज आर वर्क डन ओनली। तो आप कह सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। मैंने कल भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का इन प्रीवियस वीडियो ये बताया था, व्हेन एवर यू रिमूव द कांस्टेंट यू विल पुट द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर इसको मिटिगेट करना है, हमें इसको एलिमिनेट करना है, तो यू नीड टू पुट सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ circumference and diameter or pi का, please go through the previous video, that will be very helpful. You will not going to forget these things throughout the life अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से कर लिया। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम सपोज यहाँ पे करंट हमें स्क्वेयर्स में जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा हीटिंग जनरेट करने के लिए हमें करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर हमें हीट कंट्रोल करनी है। तो इसीलिए आपके घर में आपने देखा होगा कि हर अप्लायंस के लिए, जैसे आपके घर में जब आपकी वायरिंग हुई होगी घर की, तो आपके छोटे पतले तार, उससे मोटे और उससे मोटे तार यूज़ हुए होंगे। तो जहाँ पे पावर बहुत कम यूज़ होनी है, तो वहाँ पे हमने पतले तार यूज़ किए होंगे, ताकि वो कितना भी एम्पियर आए उतना एम्पियर आएगा, लिमिटेड एम्पियर आएगा, उससे हीटिंग इफेक्ट। अगर हम बड़े अप्लायंसेस पे पतला तार लगाएंगे तो वो जल जाता है। क्यों जल जाता है? तो जो करंट ड्रॉन होता है, क्योंकि यहाँ पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इज फिक्स। अगर आप 220 वोल्ट पे काम कर रहे हो, तो अगर आपका पावर ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा उसका I² होके हीट पे जाएगा, तो आपके तार को या अप्लायंसेस को जलने का या स्विच को जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ के ही इलेक्ट्रिक वायर और इलेक्ट्रिक स्विचेस यूज़ करते हैं। तो देखो, इसको कंट्रोल करने के लिए आप सोचिए ध्यान से, अगर एक सिटी से दूसरे सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आपने देखा होगा, तो हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करते हैं, तो जो वोल्टेज है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई जनरली आस्क दिस थिंग्स फ्रॉम एयर, और वन ऑफ द माई स्टूडेंट आल्सो आस्क दिस थिंग, और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा। उस क्वेश्चन को मैं अभी से आपको पहले एक बार ओवरव्यू देकर मैं उस क्वेश्चन को बताता हूँ, और वो क्वेश्चन बीच में आ भी जाएगा। तो देखिए, हमें जब 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है घर पे, तो वाई विल टेक 1,32,000 वोल्ट थ्रू द फ्रॉम ट्रांसमिशन टू द ग्रिड टू द डिफरेंट स्टेट्स, और 33,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 440 वोल्ट, और लास्ट में हमें जब रिक्वायरमेंट 220 वोल्ट की होती है, तो हम क्यों इस पावर को, इसको वोल्टेज को इतना हाई करके ट्रांसमिट करते हैं? इसका रीज़न इसी के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है देखो ध्यान से। टेस्ला को भी क्रेडिट जाता है इन चीज़ों के लिए, अगर विच इज़ पॉसिबल इनटू आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, व्हेन यू स्टडी इन AC और DC पढ़ोगे, तो वहाँ पर देखो पावर इज
पावर आप सोच सकते हो, पावर तो एक कांस्टेंट है, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना ही है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी उस शहर को, उस स्टेट को रिक्वायर है। तो अगर हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो करंट बहुत कम हो जाएगा। और इसको इस तरह से भी कह सकते हो, अगर मुझे वन बकेट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस पाइप, तो यहाँ पे मोटी पाइप है तो यहाँ कम फ्लो करके भी उतनी देर में मेरे पास ये बकेट ऑफ वाटर भर सकता। अगर पतली पाइप मेरे पास ली जाएगी तो मेरे पास उतनी बकेट है, तो मेरे को फास्ट उतनी देर में पानी भरना है। तो आप सोचिए, तो यहाँ पे फ्लो ज़्यादा होगा तो ये तो विड्थ ऑफ, अगर थोड़ी देर के लिए वी आर टेकिंग वाटर एनालॉजी एवरी टाइम टू मेक द टेंडर ब्रेन्स क्लियर दीज थिंग्स। तो हेयर इफ अ पावर वी रिमेन कॉन्स्टेंट, द क्वेश्चन वाज क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट वाज वाई इन ओम्स लॉ वी वर टेलिंग दैट वोल्टेज इंक्रीज होगा तो आई कम होगा और बढ़ेगा, वो वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट हेयर आप कह रहे हो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, तो दिस बोथ थिंग कॉन्ट्राडिक्ट्स लगता है आपको बच्चों को, बट हेयर इज नॉट दिस थिंग। पावर दे आर सेपरेट, वहाँ पे पावर की कोई बात ही नहीं थी। क्या पता वहाँ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर की बात नहीं थी, यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर की बात हो रही है। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। तो आई को कम करने के लिए ये सब हम इतनी वोल्टेज बढ़ा देते हैं कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, वो इतना स्लो हो जाए कि वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट ना करे, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट जनरेट करने में हमारे 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, विच इज़ वन इज़ करंट, second one is resistance of the wire, that is why we use a good conductor, or time you can't divide of this, हम इससे बच नहीं सकते। only way we are left with to decrease the flow by that can be only done by the increase in a voltage। ठीक है, I think it is very clear। और इलेक्ट्रिक फ्यूज का भी आपने कॉन्सेप्ट इसी से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम ऐसा फ्यूज़ वायर के बीच में, जो घर के अप्लाइंसेस के बीच में या किसी अप्लाइंस से पहले, या बहुत जगह पर फ्यूज़ आपका होता है, घर में ही 4-5 फेजेस में, आजकल तो ऑन सेट फ्यूज़ भी आते हैं, किसी अप्लाइंस से पहले भी होता है। अगर उससे रिक्वायरमेंट जितना उसको रिक्वायर है उतना ही करंट फ्लो होगा तो वहाँ ऐसा कंडक्टर लगाया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा, जितना करंट ड्रॉन है उससे ज़्यादा करंट ड्रॉन हो गया ड्यू टू स्पार्किंग, शॉर्ट सर्किट और कुछ भी, तो आपको ज़्यादा करंट ड्रॉन होते ही वहाँ हीटिंग इफेक्ट होके वो मेल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये सब फ्यूज़ का आप आराम से ये सब चीज़ें लिख सकते हो। नेक्स्ट कम टू द योर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम घर में एक यूनिट बोलते हैं। वी आर वेरी ऑलवेज वरीड कि कितने यूनिट कंज्यूम कर दिया, क्या कर दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर। अगर हम फिर से अगेन कम टू द डेफिनेशन ऑफ पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यू कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो ये वर्क डन ही है। पावर देखो 1 किलोवाट इंटू आर। ठीक है, ध्यान से देखिए, वर्क डन की बात करते हैं। पावर यहाँ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इज 1000 वाट, 1000 वाट। तो ध्यान से देखिए, वाट को हम W लिख देते हैं कई बार, और इस W में वर्क डन और पावर वाले W में कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए लिसन वेरी केयरफुली। हो सकता है मुझसे भी कहीं गलती W ही लिखा गया हो, प्लीज़, बट आप ध्यान से देखोगे तो आप आराम से समझ पाओगे। बट सेकंड टाइम 1 आवर इज 3600 सेकंड्स। ठीक है, और 1 वाट इज नथिंग बट 1 वाट इज 1 जूल पर 1 सेकंड। तो यहाँ वाट की जगह जूल पर सेकंड यू कैन वर्क डन
वर्क डन की जगह यहाँ पर हीट एनर्जी या एनर्जी लिख सकते हो अगर आपको, इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूजन विद वाट एंड वर्क डन। तो यहाँ 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो देखो आपके पास 3650 इतने जूल बच गए, इसलिए हम लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। इतने जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, तो हम 1 किलोवाट आवर बोलेंगे एक यूनिट। इसमें आर उस यूनिट में हो सकता है कोई बल्ब 100 वाट का है, तो उसको 1000 वाट कंज्यूम करने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज 1 आवर, पर हमने यहाँ आर लिया है टू कैलकुलेट द टाइम विद इन। कोई 1 घंटे का इसमें कोई लेना देना नहीं है बाद में, बट हम किलोवाट आवर का मतलब इतने जूल जब एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, तो हमारी एक कमर्शियल यूनिट उसकी कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। अगर आप पूरे घर के अप्लाइंसेस कितने वाट के हैं और कितनी देर आप डेली यूज़ कर रहे हो, वो मल्टीप्लाई करके आप पूरे महीने का वाटेज का कंजम्पशन निकाल लें और उसको 1000 से डिवाइड कर दें, तो और उतनी आपके पास यूनिट हो जाएंगी, उतनी यूनिट हो जाएगी। 1 कमर्शियल यूनिट होती है, और उसके साथ आप जितनी भी आपका कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ पर कमर्शियल यूनिट है 7 रुपये 8 रुपये 6 रुपये जो भी आपके आता है, उससे साथ मल्टीप्लाई करके यू कैन एस्टिमेट योर मंथली बिल of electricity at your home. Okay, now I am taking 2 numerical from power only. Okay, here are 2 numericals. ध्यान से देखिए, 2 लैंप्स यानी 2 बल्ब हैं, एक के ऊपर रेटिंग 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरे की रेटिंग है 60 वाट 220 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन्स। और पैरेलल, ओके, पैरेलल के लिए मैं बता देता हूँ, आपके घर में सारे के सारे अप्लायंसेस पैरेलल कनेक्शन में होते हैं, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि पैरेलल में वोल्टेज जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हर अप्लायंस एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हमारे अप्लायंसेस अगर सीरीज में होंगे तो एक में अगले अगले वोल्टेज कम होती चली जाएगी, विच इज़ नॉट हेल्दी for the equipment and also which is not not give the sufficient amount of work done जो which is desired from that equipment। ठीक है, अगर 220 की जगह फिर उसके बाद अगले में 200 हो जाएगी, उसमें 180 हो जाएगी, ऐसे कम हो सकती है। बट इसलिए हम सारे के सारे अप्लायंसेस, दैट इज़ वाई सो मच वायर्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एट होम, क्योंकि मेन से सारे के सारे पैरेलल कनेक्शन आते हैं, तो हर एक इक्विपमेंट के लिए एक अलग से। और फर्दर इफ टाइम अलाउज इन द आफ्टर योर एग्जाम और इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो कि हाउ द इलेक्ट्रिक वायरिंग ऑफ योर हाउस वर्क्स। ओके, यहाँ देखिए, अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ध्यान से सोचो, अगर हम ऐसा भी सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे, दो बल्ब हैं और यू कैन मेक अ बल्ब हेयर, यू कैन मेक अ बल्ब और दे आर कनेक्टेड टू ए मेन्स ऑफ 220 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस। तो करंट ड्रॉन पूछा है, करंट ड्रॉन पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह यहाँ पावर भले ही दे रखी है, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट दीज रेजिस्टेंसेस, और ये पैरेलल में है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के और ओम्स लॉ लगा के यहाँ से करंट ड्रॉन कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में क्या रेजिस्टेंस होगा, तो वही पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, हमें फॉर्मूला यूज करना है। फ्रॉम दिस वी कैन से आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 कर लो इसको, R1 और R2, पहले अप्लायंसेज ये 100 वाट वाला है और ये 60 वाट वाला है। तो 100 वाट वाले में रेजिस्टेंस क्या होगा, वी स्क्वायर सेम है 220 का स्क्वायर बाई पावर, पावर इज नथिंग बट 100 वाट। ओके, पहला रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। ओके, R2 क्या होगा, R2 देखोगे 220 का स्क्वायर बाई
60, यहाँ 60 वाट है। तो फ्रॉम इफ यू सॉल्व दिस, आपके पास 48400/100, तो आपके पास आ गया 484 ओम्स का रेजिस्टेंस आ गया पहला। और दूसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा सेम 48400/60, तो आपके पास 484 विल नॉट सॉल्व फुल्ली अगर इतने ओम्स का रेजिस्टेंस आ गया। ध्यान से देखिए, आई डोंट वांट टू वाइप इट ऑफ। आप अगर थोड़ा सा कंजस्टेड हो सकता है, समझने की कोशिश करिए। हमें दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पता लगी। अगर सिंस दे आर इन पैरेलल, यू आर वेरी मच अवेयर दैट resistance equivalent is equal to 1/R. 1/R will be nothing but a 1/484. 1/R 1 plus 1/R2 will be 6/4840. अगर हम डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए यू कैन राइट दिस आल्सो, क्योंकि हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो 1/ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4840 और ऊपर हो जाएगा 16। तो अगर ये 1/, है ये 1/, है तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट विल बी 4840/16 ओम्स का हो जाएगा। बट सिंस दीज आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, और हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास रेजिस्टेंस ये मिल गया और वोल्टेज ये मिल गया, सिंपली यू कैन कॉल I इज इक्वल टू ओम्स लॉ V/R. V is 220, resistance is 484, 0/16, 16 will go there, 0 will 0, 22 से 22 ही आ जाएगा, तो 2 से जाएगा 8, 11, 8/11 एम्पियर। अगर आप सॉल्व करोगे इट विल बी समथिंग 11 अप्रॉक्सीमेटली दिस मच ऑफ एम्पियर करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम हेयर। यहाँ से इतना करंट जाएगा विच विल डिवाइड। अगर अलग अलग पूछा जाए तो करंट अलग अलग भी यू कैन फाइंड इन सेम रेशियोज। तो आई होप दिस यू आर वेरी क्लियर अबाउट सच क्वेश्चंस। इफ क्वेश्चंस फ्रॉम पावर रेजिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जामिनर वांट टू चेक योर ऑल कॉन्सेप्ट। एक ही क्वेश्चन से सारे के सारे कॉन्सेप्ट चेक हो जाते हैं, बच्चे को का कॉन्सेप्ट कैसा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 10 वाट 220 वोल्ट। ओके, बहुत छोटे छोटे बल्ब हैं, एलईडीज हैं, जिनके स्पेसिफिकेशन है 10 वाट और उनके ऊपर लिखा हुआ है 20। दिस इज जस्ट स्पेसिफिकेशन, इस पे कितना काम कर रहा है इतने। इसका मतलब ये है 220 वोल्ट पे अगर 10 वाट पावर कंज्यूम हो रही है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 5 एम्पियर। ध्यान से देखिए, अगेन you have to calculate the resistance of one bulb। देखो ध्यान से, यहाँ पे फिर से वही पावर इज इक्वल टू V²/R, R इज इक्वल टू V²/P, R इधर चला जाएगा P। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस घटता जाता है क्योंकि 1/, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस आएगा। देखिए कोई बात नहीं, आपके पास फिर 48400, 220 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 48400 बाई पावर इज नथिंग बट ओके यहाँ 10 वाट। तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 484 इतने ओम। ठीक है, इतने ओम का रेजिस्टेंस कितने एम्पियर, 5 एम्पियर का लगा, तो यानी 5 एम्पियर का वो तार है, सपोज 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट ड्रॉन होगा तो अभी हमें 220 वोल्ट पे ही कनेक्ट करना है। तो हमें सोचिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए, कितना रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस कितना होगा हमारे पास। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम्स लॉ लगाएंगे, V
इज इक्वल टू आई आर, तो हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएगा V अपॉन I। तो हमारे पास 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस हमारे पास, वोल्टेज है 220, I करंट है 5, हमारे पास 44 ओम्स का रेजिस्टेंस हो जाने चाहिए। कितने लगाएं, ध्यान से देखो, अगेन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, डोंट फॉरगेट दिस, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो 1 अपॉन R इज इक्वल टू, ध्यान से, इक्विवेलेंट, ऐसे ऐसे बहुत 1 अपॉन R होंगे, तो ये हो जाएगा N अपॉन, क्योंकि क्या पता 1/4840 प्लस 1/4840 कितने, तो वहाँ सबको सम अप करेंगे तो 14840 और ये 44 है। तो फ्रॉम हेयर ये जाएगा इस तरफ, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 4840/44 विच इज नथिंग बट 110 सच 110 ऐसे बल्ब लगा देंगे जो 5 एम्पियर करंट तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसके तो अगर इससे ज़्यादा बल्ब लगाएंगे तो दैट विल बी दैट हीटिंग इफेक्ट से वो जो स्पेसिफिक वायर के लिए जितना ही वो सब काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो एक फ्यूज़ भी लगा के पूछा जा सकता है, अगर इस कितने बल्ब लगाने पर फ्यूज़ ब्लोन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, दैट वाज एनफ फ्रॉम योर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। Further, I will make one more video from the magnetic effect of electric current. Best of luck for your examinations. And if you are finding this video, again I am telling, please don't forget to share with your friends. Thank you. Have a nice day.